नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं हाईवे 33। तो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी राजी पूर्वक होंगे। तो देर नहीं करते हैं, चलते हैं आज की कहानी की सफ़र पर। छत्तीसगढ़, जी जी, छत्तीसगढ़ आपको मैं लेके चलता हूं। जो आज की कहानी है ना, वो छत्तीसगढ़ की है, साल 2003। ये कहानी जिनके साथ में घटी थी उनका नाम है सुशील। तो क्या हुआ था सुशील जी के साथ में, आइए हम विस्तार से इस कहानी को जानने की कोशिश करते हैं सुशील जी की ही पॉइंट ऑफ व्यू से। दोस्तों, मेरा नाम सुशील तो मेरा नाम था। हाँ, मैं बिल्कुल सुशील ही था। मेरे परिवार में अब जो मेरे माता पिता थे, अब उनका दुकान था, किराने की दुकान, बड़ा सा दुकान। आधा हिस्सा जो हमारा मकान था उसमें रिहाइश था और आगे वाला जो पर्सन था वो बड़ा दुकान बनाया गया था, जिसमें मेरा बड़ा भाई, मेरे पिता अब दुकान चलाने का काम करते थे और अच्छी खासी हमारी दुकानदारी थी। मोहल्ले के जो लोग थे ना, सारा हमारे पास ही आते थे। कई तो उधार खाता चलता था। अब एक तरह से कहूँ ना कि पैसे की कोई मेरे माता पिता के पास कमी नहीं था, ना मेरे बड़े भाई के पास में। अब मुझे तो सौतेला समझते थे, मुझे तो दुकान पर बैठने ही नहीं देते थे। अगर कोई काम होता तभी बुलाते थे कि सुशील ये काम कर दे, ये वजन तोल दे, ये तेल निकाल के उनको दे दे। लेकिन गल्ले पर आज तक मुझे बिठाया नहीं गया। मेरा जो बड़ा भाई था ना, वो मेरे पिता को अब एक तरह से बताता रहता था कि देखो, सुशील की आदत बिगड़ा हुआ है, इसका अब आवारा दोस्तों के साथ में अब संगत हो चुका है। ये छुप छुप करके सिगरेट भी पीता है, ना जाने क्या क्या करता है। पिताजी, इसके गले के पास बिल्कुल न बिठाना, नहीं तो ये कुछ भी कर सकता है, ऐसा बिगड़ चुका है। अब जो मेरी हालत थी ना, अब मैं क्या बताऊं। मैं अपने घर में ही पराया की तरह रहता था। हाँ, मेरी माँ मुझसे मैं अपना दुख दर्द अपनी माँ को सुनाता था कि माँ देखो, ना तो भैया मुझे अब दुकान संभालने देते हैं और ना मेरे पापा। माँ कहती थी कि बेटा अभी तू छोटा है ना, अभी तू बड़ा हो जा, इसके बाद तेरा सब कुछ तो तेरा ही है। लेकिन मैं जानता था कि माँ झूठ बोलती थी। माँ को भी अब एक तरह से कहूँ ना कि वो मुझे समझा देती थी, ताकि मैं अब उसी में अब एक समझता रहूँ कि सब कुछ मेरा ही है। लेकिन नाम भर के लिए ऐसा कुछ भी नहीं था। उस दुकान में, उस घर में मेरा जैसे अधिकारी ना हो। मैं अब 23 साल का हो चुका था। अब मैं तो क्या कहूँ, वैसे तो मेरे दोस्त काफ़ी थे, लेकिन जो मेरे भैया थे ना, बड़े भैया, मुझ पर नज़र रखते थे। अब हमारे दोस्त की मंडली, जो अच्छे घर के लड़के थे, अपने लिए बाइक खरीद के लाए और मुझे भी कहते थे कि सुशील, तेरे पास भी कोई पैसे की कमी नहीं है, तू क्यों नहीं बाइक खरीदता। जब मैंने उसे एक बार बाइक चलाने के लिए मांगी और तब वो मुझ पर अब ऐसी बात का बरसात करने लगा। मेरे दिल में बात बैठ गई थी। अब मैं सोचता था कि काश मेरे पास में एक ऐसी ही बाइक होती और तब इन लड़कों को मैं जलाता। दिल में न जाने कितनी तमन्ना थी, लेकिन कभी भी मेरी तमन्ना पूरी नहीं होती थी। अब ज़्यादातर मैं जो पढ़ाई किया था अपने गांव के स्कूल में, जब कॉलेज जाने की बारी आई तो मेरे पिता का कहना था, मेरे भाई का, कि करेगा क्या पढ़ाई करके, आखिरकार तुझे दुकान ही तो करनी है। अब सामान तोलना है, सामान बेचना है, तो उसमें पढ़ाई की ज़रूरत क्या है। कुछ दिन के बाद तेरा हम अलग दुकान खुलवा देंगे। लेकिन वो समय कब आएगा, कब वो टाइम आएगा, मैं उस टाइम का इंतज़ार कर रहा था। घर में मेरे माँ के अलावा मुझे नहीं लगता था कि मुझसे कोई प्यार करता है, ना तो भाभी, ना भैया। आप पिता तो मुझे देख कर के ही कोसते रहते थे। जैसे भैया ने उनको कान भर दिया था, समझा दिया था कि मैं ज़्यादातर आवारा दोस्तों के साथ में रहता हूँ, नशा करता हूँ। लेकिन मैं ऐसा था ही नहीं। हाँ, कभी कभी दोस्तों के साथ कभी छुट्टे मार लिया, अलग बात है, लेकिन मैं इसका हैबिचुअल नहीं था। ना जाने कब भैया ये मेरी कारीगुजारी देख लिया था और तब से मेरे पिता का कान भर रखा था। खैर, जैसे तैसे मेरे जीवन चल रहा था। मैं तो दुकान पर आता ज़रूर, माँ भेजती कि चले जा, देख वो भीड़ लगी हुई है, थोड़ा भैया का मदद कर दे, पापा का मदद कर दे। और तब मैं जाता था। ज़्यादातर मेरे हिस्से में काम सामान तोलना, सामान ग्राहकों को देना, और बस यही तो करता था। 2-4 घंटा करने के बाद मैं ऊब जाता था। कोई ना कोई बहाना करके
और फिर अपने दोस्तों के पास पहुंच जाता था, अब मटर गश्ती करने के लिए। मेरी, अब कहूँ ना कि मेरी तमन्ना थी एक चमचमाती हुई बाइक खरीदने की। ये इच्छा मैं अपनी माँ को भी बताया। माँ मेरी बात सुनकर के भौचौकी रह गई और कहने लगी, सुशील नाम मत लेना। क्या तू इस घर में कभी बाइक देखा है किसी को, तेरे बड़े भैया को? घर में पुरानी साइकिल है और उसी से सब काम होता है। बेटा नाम मत लेना, नहीं तो तेरे पापा नाराज हो जाएंगे। खैर मेरे पापा का पास पैसे की कमी नहीं थी, सही कहूँ तो। और एक घर उन्होंने एक खरीद रखा था, पुराना घर, औने पौने दाम में लिया हुआ था। अब ऐसा होगा जो बेच के घर चला गया। कुछ कर्जे भी थे पिता का, वो भी वसूल हो गया उसी बहाने। अब उस घर को मेरे पापा बेचना चाहते थे, लेकिन अभी उसकी सही कीमत नहीं मिल रही थी। और वैसे भी घर को लिए हुए कम से कम 3 साल हो चुका था। ना तो कभी घर में दिया बाती हुई, ना कोई देखने के लिए जाता था। हाँ, कभी कभी मेरे अब पापा कहते थे कि सुशील खाली बैठा रहता है ना, घर में जा, नए वाले घर में, वहाँ जाके थोड़ा साफ सफाई कर दिया कर। मैं चला जाता था घर के पास जा कर के, वहाँ की स्थिति देख कर के। अब मुझे तो अंदर जाने का मन ही नहीं करता था, लगता था कि अंदर से बदबू सी आ रही है। फिर मैं घर को बंद कर देता और फिर अपने दोस्तों के पास पहुँच जाता था। आखिरकार अब उस घर के बारे में मेरे भाई और पापा ज़्यादा चिंता करने लगे। कई ग्राहक को लगाया गया, लेकिन ग्राहक उस घर के पोजीशन देख करके हिचक जाते थे। अब खरीदने के लिए कोई तैयार नहीं होता था, और तैयार भी होता था तो औने पौने दाम में। अब पापा हमारा बेच नहीं सकते थे, वो भरपूर उसका कीमत चाहते थे। ना जाने कौन उनको सलाह दिया कि ऐसा करो कि आप घर को रंग रोगन कराओ, अब मरम्मत कराओ, घर चमकता रहेगा ना, तब ग्राहक आएंगे। ऐसे कंडीशन में घर कभी नहीं बिकेगा। जिसने भी सलाह दिया था मेरे लिए तो मुसीबत खड़ा कर दिया था। अब मेरी ड्यूटी लग गई थी उस घर को संवारने में, सुधारने में, रंग पोतन सब करवाने के लिए मुझे ही अब मजबूर किया गया। आखिरकार मैं कारीगरों को लेकर के, लेबर को लेकर के और उस घर को संवारने में लग चुका था। अब मैं कहूँ ना कि एक दिन शाम के करीब अंधेरा हो चुका था और कारीगर आखिरी अब काम कर रहे थे, फाइनल टच दे रहे थे। तभी कारीगर का जो रंग की बाल्टी थी, जो सीढ़ी पे खड़ा था, वो बाल्टी उसी के ऊपर में पलट गई। पूरा पेंट से नहा गया था। ऐसा वो डराना कि डर कर के मारे घर के बाहर आके ही दम लिया। जब मैं पूछने लगा, मैं तो हंसने लगा था उसकी इस अवस्था पर कि अरे अब ये रंग के बाल्टी तूने खराब कर दी पूरी की पूरी, तू अपने ऊपर डाल दिया, दीवार में रंग लगाना था। कहने लगा, बाबू आपके घर में कोई है? मैं बोला, कौन है भाई? अभी तो घर हमारा खाली है, कौन आ गया? तब कहने लगे, बाबू आप मानो या ना मानो, इस घर में कोई भूत लड़की है। मैं उसकी परछाई देखा जब मैं पेंट कर रहा था। अचानक उस लड़की ने रंग की बाल्टी उठा ली और मुझ पर ही पलट दिया। मैं तो जान बचाकर भागा बाबू। उसकी बात सुनकर के मैं जोर जोर से हंसने लगा था कि कैसा मजाक कर रहा है। मैं सही माने में भूत प्रेत पर यकीन करता ही नहीं था। मुझे इन चीज़ों पर विश्वास कतई नहीं था। अब उस कारीगर की बात से मेरा हंसते हंसते पेट फूल गया था। अब मैं कहने लगा, जरा मुझे भी भूत के दर्शन करा दो। मैं लाख उसको लेकर के अंदर जा रहा था, लेकिन वो तो जा ही नहीं रहा था। और तब मैं पूरा घर का चक्कर मार के आ गया था। मुझे तो ऐसा कोई लड़की नज़र ही नहीं आई। अब मुझे लग चुका था कि ये अब रात हो गई है ना, कारीगर भागने के मूड में है। अब थोड़ा सा काम रह गया था, चलो अभी तो करेगा नहीं, अब कल की कल देखा जाएगा। जब मैंने उससे बात किया कल सुबह, बोला नहीं बाबू, इस घर में तो मैं आऊँगा ही नहीं, चाहे पैसा दो या मत दो। इतना डर चुका था। मैं सोचा कि थोड़ा सा ही तो काम है टचिंग का, मैं खुद ही कर दूंगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। मैंने उसका पैसा रोका नहीं, गरीब का पैसा मैं कभी रोकता भी नहीं था। अब मैं पैसा उसका हिसाब कर दिया। अगले दिन मैं आ गया घर पर। जो काम थोड़ा सा बचा हुआ था, आधे घंटे का काम था, अब मैं खुद अपने हाथों से पूरा कर दिया। अब घर एक तरह से चमक दमक गया था। अब उसमें घर में अब रोशनी वगैरह का अच्छा प्रबंध कर दिया गया था। घर में
अब एक तरह से दूधिया रोशनी ट्यूबलाइट लगा दिया गया था। घर चमक रहा था। 2 रूम का सेट था और आगे साइड में खुली जगह थी पार्किंग वगैरह करने की, वो भी सुविधा थी। लेकिन अब भी जब ग्राहक आने लगे ना उस घर को देखने के लिए, ना जाने उनको क्या देखता था, क्या समझ में आता था। वो खुश तो होकर आते, लेकिन जैसे ही घर में वो पूरा इधर से उधर मुआयना करते ना तो उनका चेहरा उदास हो जाता था। अब उनका समझ में नहीं आ रहा ये घर कैसा है। आखिरकार उस घर को खरीदते नहीं, छोड़ के चले जाते कि नहीं साहब ये घर मुझे पसंद नहीं है। और जबकि मैं उनको जाते हुए घर के अंदर देखता था तो मुस्कुराते हुए लौटते थे। ये बात मेरे कुछ समझ में नहीं आ रही थी। कई ग्राहक हमारे घर को देखने के आए, कई तो औने पौने दाम दे रहे थे जो मेरे पापा को पसंद था ही नहीं। वो तो भरपूर मुनाफा चाहते थे। अब तो घर का कायाकल्प कर दिए थे, चमक गया था घर। और आखिरकार जब घर नहीं बिका ना तब वही सलाहकार ने मेरे अब एक तरह से भैया को और मेरे बाबा को यानी मेरे पिता को अब सलाह दी कि सुनो ऐसे नहीं होगा, ऐसा करो कुछ दिन के लिए घर किराए पर दे दो। जब वहाँ पर कोई रहने लगेगा ना तो ये घर जल्दी बिक जाएगा। अभी खाली खाली घर है ना, लोग बाग हिचक रहे हैं। एक तो घर तुम्हारा काफ़ी सालों से बंद रहा है। अब उस घर के इतिहास आसपास में लोग पूछते हैं तो लोग सच बताते होंगे, इसलिए हिचक जाते हैं। खाली घर जो होता है भूतों का डेरा होता है। उस टाइम मुझे इस बात का जरा भी इल्म नहीं था कि वास्तव में खाली जो घर होता है, जो काफ़ी दिनों से कोई घर में नहीं रहता, तो क्या उसमें भूतों का वास हो जाता है। क्या यह बात सही था? मैं उस टाइम बिल्कुल नहीं जानता था। मुझे तो एक मुहावरा सा लगता था, एक पहेली सी, और कुछ नहीं। आखिरकार अब मेरे पिता मेरे ऊपर ये जिम्मेवारी सौंपती कि देख कोई किराएदार जो अच्छा हो और ऐसा ना हो कि घर पर कब्जा करके बैठ जाए। कोई शरीफ सा बंदा हो, शरीफ सा परिवार हो, उसी को देना है कि जब चाहे हम घर को खाली करा दे। कोई अकड़ू इंसान का मत देना कि कहीं घर कब्जा करके बैठ जाए और फिर कहे कि मैं घर खाली नहीं करूँगा। ऐसे इंसान को हमें देना नहीं है, सोच समझ करके। आखिरकार जिम्मेवारी मेरे ऊपर में आ चुकी थी। अब मेरे कुछ जान पहचान के डीलर थे। अब मैं उनको सब बता दिया कि कैसे परिवार चाहिए, जैसे मेरे पापा ने कहा था मैं सब कुछ बता दिया था। डीलर कहने लगे हाँ ये काम हम कर देंगे। मैं भी निश्चित हो गया था। अब मैं शाम के टाइम में अब 1 आध घंटे के लिए अपने घर पर उस घर पर जाता था। लाइटें वाइटें जला करके थोड़ा बहुत साफ सफाई करना होता तो मैं कर देता था। इस घर से मुझे आस था कि अगर ये घर बिक जाएगा ना तो मेरे माँ ने एक तरह से वादा किया था कि उनमें से कुछ पैसे मैं तेरे को दूंगी जो पापा देंगे तो तू अपनी इच्छा पूरी कर लेना। अब इच्छा तो मेरी वही थी बाइक लेने के लिए, लेकिन माँ इसके खिलाफ थी। वो नहीं चाहती थी कि मेरे घर में कोई बाइक आए। जिस घर में साइकिल ही चलता हो वहाँ बाइक की क्या जरूरत है। लेकिन मुझे अपना शौक तो पूरा करना था। अब मैं कहूँ ना उस घर के लिए मैं मेहनत करता था। अब मैं तो बाइक लेना जरूर था। मुझे उस घर में बाइक लेके आना नहीं था, मैं अपने दोस्त के पास में रख देना था। जो भी पैसे मिलता, चाहे मुझे नई बाइक नहीं मिलती लेकिन पुरानी ही क्यों नहीं मिलती, उससे मैं अपना शौक जरूर पूरा करता। मैं तो ऐसा निश्चय कर लिया था। इसलिए घर को बेचने के लिए मैं मेहनत कर रहा था। लेकिन अब घर बिका नहीं। अब किराए पर बात आ चुकी थी और मैं डीलर को बोल चुका था। शाम के टाइम मैं करीब 7:30 या 8 बज रहा था। मैं लड़कों के टोली से अब आ गया था अपने घर में कि चलो थोड़ा दिया बाती कर देते हैं, लाइट जला देते हैं और इसके बाद 10 मिनट रुक करके अब फिर अपने घर की तरफ निकल जाएंगे। अब वही मैं कर रहा था। जैसे ही अंदर गया, लाइट वाइट जलाया, तभी गेट से एक आवाज़ सुरीली सी आई, कोई घर में है? इस घर में कोई है? उस आवाज़ को मैं अपने कानों में सुना। मैं कहूँ ना, मुझे लगा कि कोई अब किराएदार आ चुका है। लेकिन जब मैं गेट पर पहुंचा ना, मुझे देख करके निराशा हुई, क्योंकि एक साधारण से दिखने वाली लड़की थी। साधारण से क्या, मैंने जो कपड़ा लत्ता था ऐसे ही पहन रखी थी। हाँ, चेहरा जरूर सुंदर था। अब एक तरह से कहूँ ना, उस लड़की को देखकर मैं थोड़ा सा हैरान जरूर हुआ। मैं बोला जी बताइए क्या काम है आपको।
वो घर की तरफ देखते हुए कहने लगी, ये घर पता चला है कि किराए पर दे रहे हो? मैंने बोला, जी किराए पर देने के लिए इसको रेडी किया गया है। कौन लेगा किराए पर? लड़की घर के झांकते हुए कहने लगी, क्या मैं घर को अंदर से देख सकती हूँ? मैंने बोला, जी बिल्कुल देख सकती है, लेकिन घर कौन लेगा? तब वो लड़की कहने लगी कि मैं लूँगी घर। अब जो कपड़े लत्ते पहन रखे थे और उससे मैं जज कर लिया कि अरे इसके पास इतना पैसा अब कहाँ से होगा। लेकिन मैं कुछ बोला नहीं। उस लड़की को इज्जत से अंदर ले गया। बोला, ये देख लीजिए, ये 2 रूम है, 2 रूम का पूरा सेट है, आंगन है आगे में, अगर आपके पास गाड़ी वगैरह है तो पार्क भी कर सकते हैं। लड़की कहने लगी, नहीं इतना आडंबर मेरे पास में नहीं है, मेरे पास में कोई गाड़ी वाड़ी नहीं है, मैं एक साधारण सी लड़की हूँ, आप पढ़ाई के सिलसिले में यहाँ पर रहना चाहती हूँ, मुझे एकांत पसंद है, एकांत में पढ़ाई मैं करती हूँ, ये घर मुझे अच्छा लगा। मैंने बोला, जी आपको घर कौन बताया? डीलर वाले ने बताया? तो उसने सर हिला दिया। मैं समझ गया कि 2-3 डीलर को मैं बोल के गया था, शायद उन्होंने ही भेजा होगा। चलो अच्छी बात है, किराया मैं बोल दिया था। लड़की ने ना नुकुर नहीं किया, एकदम वो मान चुकी थी। कहने लगी, देखिए मेरे पास में ज़्यादा सामान नहीं है, क्योंकि मैं पढ़ाई करती हूँ, और जितना आपके घर में फर्नीचर है उसमें कुछ पुराने फर्नीचर थे जो पुराने मकान वाले थे, उन्हीं का छूटा हुआ था। उसमें एक दीवान भी था, एक तख्त भी था, कुछ पुरानी कुर्सियाँ थी। अब उनको देखे कहने लगी कि हमारा इसी में काम चल जाएगा, अब मैं अलग से नहीं लाऊंगी। हाँ, कहने लगी, घर आपने अच्छा तरह से सजा रखा है, दूधिया लाइट आपने लगाया है, घर में एक तरफ से चकाचौंध हो जाती है, ये घर मेरे लिए बहुत बढ़िया है। किराए की बात अब हो चुकी थी। हमें कहा कि कुछ टोकन मनी दे दीजिए। लड़की कहने लगी कि जी जरूर, लेकिन आज नहीं, कल आप आइएगा ऐसी जगह पर, अब मैं भी कुछ अपना सामान लेकर के अब यहाँ आ जाऊंगी। अब मेरे पास तो ज़्यादा किताबें हैं, इसके अलावा तो मेरे पास में कुछ होता नहीं, मैं होटल में खाना खाती हूँ, अब मेरे पास में अब ऐसा कुछ सामान है ही नहीं है। मैं समझ गया था कि स्टूडेंट है, दूर से गांव से पढ़ने के लिए आई है, ये इतना आडंबर इसको क्यों चाहिए। मैं अब एक तरह से खुश था कि चलो अब हमारा घर किराए पर चढ़ गया, और कुछ दिन के बाद ये रहने लगेगी तो घर बिक भी जाएगा, मेरा शौक भी पूरा हो जाएगा। आखिरकार मैं सेम टाइम पर अब उस अगले दिन घर पर पहुंच गया था। मैं उसका इंतज़ार करने लगा। अब 7:30 फिर 8, आखिरकार जब मैं अब एक तरह से उस घर में बोर हो गया था, मुझे लगा कि नहीं आएगी, शायद उसका कोई दूसरा मकान पसंद आ गया होगा, या जो भी कोई बात हो, अब तो मुझे चलना चाहिए। जैसे ही मैं अब अपने घर से बंद करके निकलने लगा, तभी वो लड़की पैदल आती हुई दिखी। उसके कंधे पर एक झोला टंगा हुआ था। मुझे लगा कि झोला में किताब वगैरह होगी, एक ऐसे ही झोला जो हाथ में टांग रखी थी, शायद उसमें कपड़े लत्ते ऐसे ही होंगे। आज जब मैं उसको देखा तब वो मुस्कुराई, कहने लगी, थोड़ा देर हो गई जी। मैं बोला, कोई बात नहीं। ये कहने लगी, आज से घर मेरा है। मैंने बोला, जी बिल्कुल आप ही का है, पहले आप वो एडवांस दे देती टोकन मनी। तब उसने कहा कि चलिए कमरे के अंदर, अब इतनी जल्दीबाजी क्या है, क्या जल्दी भागना है क्या? मैंने बोला, जी काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहा था ना, अब मैं बोर हो चुका हूँ। तब कहने लगे, अरे मेरे साथ रहिएगा तो बोर मत होइएगा, चलिए अंदर कुछ बात करते हैं, कुछ आपके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। आखिरकार मैं अब बातचीत करते हुए कमरे के अंदर आ गया था। वाकई उस थैले में किताब भरी हुई थी, एक थैले में उसी के कपड़े थे। ज़्यादातर सफ़ेद कपड़े थे उसके। वो सारा अब छोटे से काम था, वो जल्दी जल्दी सब सेट कर दिया। तब अपने थैले से कुछ पैसे निकाले, जो पूरा महीने का एक तरह से एडवांस ही था। पुराने नोट थे, देखने में पुराने नोट थे, जैसे ज़मीन में दबाए गए हों और मुड़े तुड़े थे। वो नोट का जब मैं कंडीशन देखा ना तो मैं हंस पड़ा। ऐसे ही मजाक में बोला, क्या आप नोट ज़मीन के अंदर दबा कर रखती हैं क्या? तब मुस्कुरा कर बोली, कुछ ऐसा ही समझ लीजिए। उसकी हर बात में एक रहस्य मुझे नज़र आता था।
लेकिन मैं मजाक में लेता था कि ये मजाकिया लड़की है और ये मजाक करती रहती है। हाँ, बोलने में बहुत अच्छी थी, हर बात का शिष्टाचार से जवाब देती थी। तब मैं कहने लगा ठीक है जी, अब मैं चलता हूँ और मैं इधर ही शाम के टाइम में जो आगे वाला पार्क है ना, वहाँ मैं ज़्यादातर शाम के टाइम में खेलता रहता हूँ लड़कों के साथ में। कभी ज़रूरत पड़े तो मुझे आवाज़ दे दीजिएगा। लड़की कहने लगी ठीक है जी, हम आपको याद कर लेंगे। इसके बाद मैं बहुत खुश था कि चलो अब पापा को पैसा देते हैं, एक तो काम मैंने सही ढंग से कर दिया। अब तो कोई ज़्यादा अब उस घर में भीड़ भाड़ नहीं था, एकमात्र स्टूडेंट लड़की रहनी है, अब पूरा घर का किराया दे रही है, तो क्या बांधा है। जब मैं पैसा जा करके अपने बापू को दिया तो बापू मेरी तरफ देख रहा था, भैया भी देख रहा था। ये क्या है? मैंने बोला घर का एडवांस है, घर मैंने दे दिया। भाई चिल्लाए किसको दे दिया? ज़्यादा बड़ा परिवार है क्या? मैं अब डर गया था, भैया ऐसे ही डांटते थे, बापू भी ऐसे ही उनका साथ दे रहे थे। पूछा तक नहीं, हमें दिखा देता, मिलवा देता। तब मैं कहने लगा अरे आप लोग नाराज मत होइए, एक साधारण सी लड़की है, अब गांव के रहने वाली है, शहर में पढ़ने के लिए आई है, स्टूडेंट है, वही रहेगी और कोई नहीं है। तब भैया का गुस्सा शांत हुआ, बापू का भी गुस्सा शांत हुआ। कहने लगा अरे फिर तो ठीक है, उसको बता दिया ना कि जब जरूरत पड़ेगी तो हम खाली करवा देंगे। ये बात तो मैंने उससे नहीं बोला था। अब मैं झूठ बोल दिया कि हाँ मैं सब कुछ समझा दिया हूँ। तब उन्होंने मेरे बात पर यकीन किया और खुश भी नजर आए। वो किराए का जो रुपया थे और उसमें से एक नोट मुझे निकाल के दिए, ये रख ले खर्चे पानी के लिए, जैसे मुझ पर वो बड़ा एहसान कर रहे थे। मैं भी वो रुपया पाके खुशी हो गया था कि चलो कल दोस्तों के साथ मटर गश्ती करेंगे। और करना क्या था, दुकान में मुझे कोई काम मिलता नहीं था, काम मिलता था तो वही लेबरगिरी का, और वो मुझे करना ही नहीं था। मुझे तो दुकान का मालिक बनना था, और कहाँ मैं लेबरगिरी करूँ, ये मुझे मंजूर नहीं था। खैर मैं भी बहुत खुश था कि चलो अब उस लड़की का सब कुछ सेट हो गया। इधर मेरे पापा भी खुश थे, भैया भी खुश थे। शाम के टाइम अब अपने दोस्तों के साथ में पार्क में फुटबॉल वगैरह खेलना, कोई ना कोई नया खेल हम लोग खेलते रहते हैं, हंसी मजाक का ऐसे ही चलता रहता था। वहाँ से जो मेरा घर था ना अब दिखाई पड़ता था। शाम जब हो गई ना, जब लड़के अपने अपने घर जाने लगे तो मैं भी अब निकलने लगा। सोचा कि चलो नई लड़की आई है, चलकर देख लेते हैं, कोई कमी बेसी है, बेचारी अकेली है, तो कुछ मदद भी, अगर कोई सामान चाहिए तो ला भी देंगे, इतना तो कर ही सकता हूँ। आखिरकार मैं उस घर में पहुँच गया। लड़की शायद घर के अंदर ही थी क्योंकि बाहर ताला लगा नहीं था। जब मैं दरवाजे पर नॉक किया तो कुछ देर तो आवाज़ ही नहीं आई। मैं कई बार नॉक किया, 10 मिनट के अंदर में कई बार नॉक किया। आखिरकार उस लड़की का अब आने की आवाज़ सुनाई पड़ी। जब वो गेट पर पहुंच गई तब वो धीरे से बोली कौन है बाहर। तब मैं अपना नाम बताया कि मैं सुशील हूँ, मकान मालिक का बेटा। तब वो दरवाज़ा खुली। फिर मुझे देख करके अब उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई थी। कहने लगी देखिए मैं आपको याद करने वाली थी, देखिए ना आप खुद ही पहुँच गए। मैं कहने लगा क्या कोई ज़रूरत है, कोई बताइएगा, कोई सामान का ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ से मार्केट थोड़ा दूर है। अब मेरा किराने की दुकान है, अगर कुछ कच्चा राशन पानी चाहिए तो मैं ला सकता हूँ, और इसके अलावा तो हमारे पास में ऐसा कुछ सेवा है नहीं। तब लड़की कहने लगी अंदर तो आइए तो सही। अंदर गया। लड़की का जो स्वभाव था ना बहुत ही मिलनसार था। मेरे बारे में पूछने लगी, मैं बताने लगा। अब बातों बातों में सब अपना घर का किस्सा, मुझ पर जो जुल्म होता था, मुझे 2 नज़र से देखा जाता था, सौतेला व्यवहार मेरे साथ में होता था। अब मैं एक रो में बह गया था। उस लड़की का सहानुभूति पा करके अब मैं कहूँ ना कि मैं बहता चला गया। जो बात किसी थर्ड पर्सन को नहीं बताना चाहिए था, अपना घर की कहानी, और वो मैं सब कुछ बताने लगा कि मेरे घर के लोग मुझ पर यकीन करते ही नहीं हैं। हाँ, मेरा तो बहुत मन था एक बाइक लेने का, लेकिन जुगाड़ी नहीं बन पा रहा है। मुझे बहुत शौक था। लड़की मुझे मेरी बात सुन करके मुस्कुराती रही, और एक तरह से कहूँ ना उसका मुस्कुराना मुझे बहुत अच्छा लगता था। जब वो मुस्कुराती थी ना
अब उसके गालों पर डिम्पल पड़ जाते थे और वो मुझे बहुत अच्छा लगता। मैं भी जवान था और वो लड़की भी जवान थी, लेकिन मैं थोड़ा अब एक फासला बना कर रखता था, क्योंकि मैं आज तक प्यार मोहब्बत के चक्कर में फंसा नहीं था। प्यार मोहब्बत चीज़ क्या होती है मुझे अब ज़्यादा पता भी नहीं था, लेकिन इतना जरूर जानता था कि लड़का लड़की का मतलब क्या है, लड़का लड़की अकेले में क्या करते हैं, एकांत में बैठते हैं। अब ये तो हमारे दोस्तों ने मुझे बता ही रखा था, लेकिन मैं अभी उस लेवल में पहुंचा नहीं था। मैं इन चीज़ों से बहुत अब दूर रहता था। ज़्यादातर मेरा खेल कूद में मन लगता था, दोस्तों से बातचीत करने में, ऐसी में सारा दिन मेरा टाइम पास होता रहता था। खैर, जब वो लड़की इतना मुस्कुराने लगी ना बातों बातों में, कभी कभी मेरा हाथ भी छू देती थी हंसते हंसते। जब हाथ छूती थी ना, सही कहूँ ना कि मेरे शरीर में एक ऊर्जा भर जाता था, एक करंट का एहसास होता था, जैसे वो मुझे लड़की अब आमंत्रित कर रही हो। मैं एकदम, मेरा खून जो था ना उबाल मारने लगता था, लेकिन मैं अपने आप पर कंट्रोल रखता था, संयम रखता था। आखिर वो लड़की कहने लगी कि देखो सुशील, अब मैं तुम्हारी कहानी सुन करके तो मैं थोड़ा मन उदास हो गया है। देखो, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, अब परिवार में हर कोई बराबर होता है। वो कहने लगी कि आखिर तुम्हारी इतनी चाहत क्यों है मोटरसाइकिल के प्रति। मैं उस लड़के की कहानी बताने लगा कि देखिए, वो नया मोटरसाइकिल लेकर आया था। अब मैंने उससे एक बार मांगना था, वो मेरा दोस्त था, लेकिन वो मुझ पर अब एक तरह से बरस पड़ा कि जहाँ अपने बाप से खरीदवा ले, अगर मोटरसाइकिल का इतना ही शौक है। वो बात मुझे चुभ गई है और तब से मैं चाहता हूँ कि मेरे पास में नई नहीं तो कम से कम पुरानी भी तो हो। ये शौक मैं ज़रूर पूरा करना चाहता हूँ। लड़की मेरी तरफ देख रही थी, मुस्कुरा रही थी और फिर धीरे से कहने लगी, अगर ये शौक मैं आपका पूरा कर दूं तो। मैं उसकी तरफ देख रहा था, ये क्या बोल रही है। मुझे लगा कि मेरे कान शायद धोखा दे रहे हैं। ऐसी अनजान लड़की मेरे लिए क्यों करेगी, इतना सारा पैसा क्यों खर्च करेगी। मैं धीरे से बोला, आपने क्या बोला मुझे सुनाई नहीं दिया। मैं उसकी बात का अब मतलब समझना चाहता था कि वो जो बात बोली है सही मायने में बोली है या फिर मेरे कान बजे हैं। और तब वो लड़की थोड़ा जोर से बोली कि मैं आपका अभिलाषा पूरा करना चाहती हूँ। तब मुझे यकीन हुआ। मैंने बोला कि इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन मेरे प्रति आप इतना इज्जत दे रही हैं, अब इतना सब कुछ आप बोल रही हैं, उतना ही मेरे लिए काफ़ी है। आप मुझ पर, गरीब पर इतना पैसा क्यों खर्च करेंगे। मैं एक चुभती हुई सवाल अब उस पर दाग दिया था और वो मेरी सवाल को जवाब अब धीरे से दिया, सर झुका दिया, आंखें नीचे कर लिया और कहने लगी कि तुम मुझे बहुत प्यारी लगते हो। इतना कह कर के कुछ बोल ही नहीं पाई। वाकई में वो पल जो था ना, मैं आज तक भूलता नहीं हूँ। मुझे आज तक किसी लड़की से प्यार मोहब्बत हुआ नहीं था और उसके जो अल्फाज थे ना, मेरे सीने में कहूँ ना, मेरे खून में दौड़ रहे थे। धक 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 मेरा कलेजा कर रहा था, दिल कर रहा था, जैसे मैं अब आसमान में उड़ रहा हूँ। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये लड़की मुझसे क्या बोल रही है। आखिरकार मैं कई पल तक उसका चेहरा देखता रहा, जो झुका करके आंखें नीचे झुकाई हुई थी, मेरी तरफ देख नहीं रही थी। आखिरकार मैंने ही अब उस शांति को भंग किया जो उस टाइम मेरे घर के अंदर में अब फैली हुई थी। मैं कहने लगा कि जी आपने क्या बोला, मैं उसका मतलब नहीं समझा, आप जरा समझा तो दीजिए। अब मैं कहूँ ना, उस लड़की से मैं आकर्षण में बंध चुका था और उसकी मीठी बोली, अपनापन वाली, अब मुझे तो लड़की भाग गई थी। आखिरकार धीरे से लड़की अब अपना सर उठाया, मोटी मोटी कजरारी आंखों से तिरछी नज़र से देखते हुए कहने लगी कि जो आपने सुना है, मैं अब वही बात कैसे दोहराऊं, मैं तो बोल चुकी हूँ। इतनी मीठी बोली और ऊपर से वो अदा, जैसे मुझ पर बिजली गिरा रहा था। हाँ, मैं तो अपने आप को एक भाग्यशाली लड़का समझ रहा था। अब मुझसे अब रहा नहीं गया। मैंने कहा कि जी आप हैं ही इतने प्यारी, लेकिन देखिए, मैं प्यार वार तो जानता नहीं हूँ, प्यार कैसे किया जाता है, आज तक इन लफड़े में पड़ा नहीं हूँ। तब वो लड़की अपना
अब एक तरह से कहूँ ना, कजरारी कजराली आंखें मेरी आंखों में डाल दिया और उसने मुझे अपने बाहों में भर लिया और कहने लगी कि ऐसे ही प्यार किया जाता है। और तब मैं उस प्यार का महत्व समझा था। सही कहूँ ना, वो पल मेरे जीवन का बहुत ही सुखद पल था। और इसके बाद हम लोग घंटों, जब तक रात के 10 नहीं बज गए, हम उसके कमरे में रहे। अब एक तरह से हम दोनों प्यार में थे। मैं उसको जानने की कोशिश कर रहा था और वो मुझे जानने की कोशिश करने लगी। आखिरकार जब रात के 10 बज गया, तब मैं कहने लगा, देखिए रात का 10 बज गया है, अब हमारा दुकान बंद हो चुका होगा, बाबू बढ़ा दिए होंगे। अगर मैं घर नहीं गया तो मुझे अब एक तरह से बहुत डांट मिलेगी और हो सकता है कि बाबू लकड़ी से मेरी पिटाई भी कर दे। ऐसा कभी कभी मेरे साथ में होता था जब ज़्यादा गुस्सा हो जाती थी। तब वो लड़की मुस्कुरा के कहने लगी कि हाँ, आप जाइए, आप देखिए, आपका अभिलाषा मैं ज़रूर पूरा करूँगी, जितना जल्दी हो सके। शाम को कल आइएगा ना। मैं बोला कि मैं सुबह में फ्री हूँ। तब वो लड़की कहने लगी, नहीं, सुबह में नहीं, दिन में नहीं, मैं अपने एक तरह से पढ़ाई में बिजी रहती हूँ, ट्यूशन जाती हूँ और जहाँ मैं कोचिंग लेती हूँ वहाँ भी पहुँचती हूँ। कई तरह का बहाना बना दिया था कि दिन में मुझे मत आना, मेरे घर पर आना है तो रात के टाइम में, रात में एकांत रहेगा और हम दोनों अच्छी तरह से प्यार कर पाएंगे, फिर एक दूसरे को जानने की कोशिश करेंगे। लड़की ने जो कहना था वो कह दिया था। अब मैं उस घर से विदा लिया। अब वास्तव में जब मैं अपने घर लौट रहा था ना, मुझे अंदाजा ही नहीं लग रहा था कि मैं इतना जल्दी घर कैसे पहुंच गया। मेरा दिमाग तो उस लड़की में उलझा हुआ था। मेरे चेहरे पर अब मुस्कुराहट थी। जब घर पर आया ना तो बापू इंतजार कर रहे थे। कहाँ था अभी तक? किन आवारा लड़कों के साथ घूम रहा था? आज वो गुस्से में थे। छड़ी एक पतले से रखे हुए थे, वो मेरे लिए खास करके थी। छड़ी उठा ली है और तब मैं अब कहूँ ना कि माँ के पीछे जाकर छिप जाता था। माँ ही उस टाइम मुझे बचाने की कोशिश करती थी, अब बचा भी लेती थी। आखिरकार माँ के आगे बापू हार जाते थे और तब मुझे धमकाते थे कि देख, ये आवारागर्दी ज़्यादा दिन चलने वाली नहीं है। मैं कह रहा हूँ ना कि तू सुधर जा, दुकान पर आके बैठा कर, दुकान का अब सब कुछ सीख, कैसे क्या करना है। और तब मैं पीछे से माँ का कहता कि मुझे गले पे बिठाते नहीं हो और लेबरगिरी कराते हो, मैं तो नहीं आता। इतना तो मैं ज़रूर बोलता था और उस पर बापू और नाराज़ हो जाते थे, मारने के लिए दौड़ते थे। और तब मैं माँ के आंचल में छिप जाता था। हाँ, एक आध जरूर पड़ जाती थी। अब बापू कहते कि तुझे मैं गले पर कभी नहीं बिठाऊंगा, तू इस लायक है ही नहीं। देख तेरा भाई, सब कुछ उसने संभाल रखा है, एक एक पाई का हिसाब रखता है, आज तक एक पैसा इधर से उधर होने नहीं दिया। लेकिन तुझ पर मुझे भरोसा नहीं है। तू गले में कब हाथ साफ कर देगा मुझे सब पता है। मैं तुझे गले पर नहीं बिठाने वाला। वाकई में अब क्या बताऊं। बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचा करके भागता। खैर, ये तो मेरी बात हो गई। जैसे मेरे परिवार में मेरी इज्जत इतनी ही थी। आखिरकार मैं अगले दिन पूरा दिन खेल कूद 1-2 घंटा दुकान पर जरूर गुजारता था, बापू के काम में मदद करता था। इसके बाद तो मैं बोर हो जाता था, बहाना बना करके मैं भाग लेता था। मेरे भैया भी जानते थे कि मैं ज़्यादातर दुकान पर टिकता नहीं हूँ। अब वो तो अब एक तरह से आदी हो चुके थे, मैं भी आदी हो चुका था। अब मैं अपने दोस्तों के पास मैदान में, खेल कूद में, बातचीत में, आज जैसे ही अंधेरा होता था मैं अपने घर पहुंच गया। दरवाजे पर दस्तक देने लगा। अब आखिरकार लड़की ने दरवाज़ा खोला। अब मुझे देख करके मुस्कुराती, आइए, मैं आपको याद ही कर रही थी। जब उसके मैं बेडरूम में पहुंचा तो बड़े प्यार से बिठाई। अब कहने लगी कि देखिए, क्या बताऊं, आज नॉनवेज खाने का मेरा मन हो रहा था, लेकिन आज मेरे पास में नगद पैसे है ही नहीं, गांव से आए ही नहीं पैसे।
तो कैसे काम चलाए। वाकई में मेरे जेब में अठन्नी तक नहीं थी। हाँ, मैं कैसे अब उस टाइम शर्मिंदा हुआ था कि मैं ही बता सकता था। अगर मेरे पास में होता तो उसके लिए नॉनवेज मैं ज़रूर लेकर आता। खैर, मेरे परिवार में कोई नॉनवेज वगैरह नहीं खाता था, लेकिन उस लड़की की खुशी के लिए मैं ज़रूर कहीं न कहीं से प्रबंध करके आता। हाँ, मैं अब एक तरह से झेप गया था। हाँ, कहने लगे देखिए मेरे पास में पैसे नहीं हैं। हाँ, तब वो लड़की मुस्कुरा कर, अरे आप रहने दीजिए, आप तो अपने सब कहानी बता चुके हैं, मैं जान चुकी हूँ। तो एक काम कीजिए ना, मेरे पास में एक सोने का जेवर है, अब उसको सुनार के पास में या तो गिरवी रख दीजिए या तो हो सके तो बेच ही दीजिए। जब वो जेवर दिया, बड़ा सा जेवर था, अब वजन वाला भी था, पुराने स्टाइल का था, भारी एक तरह से था। मैं कहने लगा ये जेवर आपका है? कहने लगे नहीं नहीं, मेरी माँ का है, आप तो माँ रही नहीं, अब जो भी उसका जेवर है मेरे पास ही पड़ा हुआ है, अब किस काम में आएगा। मुझे तो जेवर का कोई शौक ही नहीं है, अब देख रहे हो ना मैं कि जेवर पहनती नहीं हूँ, तब अब रखा हुआ है, अब किस काम में आएगा, अब अपना खर्चे तो निकालने हैं ना। मैं जेवर तो अब ले रहा था, लेकिन हिचक रहा था कि लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। और तब कहने लगे अरे मेरा जेवर है ना, आप क्यों परवाह करें। मैं कह रही हूँ ना कि ये काम कीजिए, इस जेवर को बेच दीजिए आप किसी सुनार के पास जा कर के, और जो भी पैसा मिले अब एक तरह से उसमें आपकी बाइक भी आ जाएगी। क्या कहते हो आप? और जो पैसा बचेगा अब हमारे घर खर्चे के लिए काम में आएगा। मैं तो बड़ा खुश हो गया था कि मेरी प्रेमिका मेरे लिए इतना सोच रही थी। मैं खुशी के मारे दीवाना हुआ पड़ा था। अब मैं कहने लगा देखिए अगर मेरे पास पैसे होते ना तो मैं आपका जेवर बेचने नहीं देता, लेकिन आपकी भी मजबूरी है और मेरी भी मजबूरी है। चलिए मैं देखता हूँ, कोशिश करता हूँ। अब एक जान पहचान का सुनार है, उसके पास में जाता हूँ। आखिरकार मैं निकल पड़ा था पैदल चलता हुआ। जब सुनार के पास पहुँचा वो भी दुकान अब बढ़ाने वाले थे। मैंने बोला चाचा थोड़ी देर रुको। कहने लगे क्या है? मैंने बोला कि एक दोस्त ने मुझे सोना दिया है, बेचना है इसको। वो मुझे जानते थे, ज़्यादा सवाल तो नहीं किए, बस इतना पूछे कौन दोस्त है। नहीं छोड़ो चाचा, अब वो दोस्त आपके सामने नहीं आना चाहता है, कोई मजबूरी है, समझा करो आप। तब वो मेरी बात को समझ गए थे, हिसाब किताब लगाए, और तब उन्होंने बताया कि बेटा इसके तो इतने ही रकम मिलेंगे। और वो रकम सुन कर के मैं तो हिल गया था। उसमें तो मेरी अब एक तरह से कहूँ ना कि 2 बाइक आ सकती थी, वो भी बढ़िया वाली। मैं तो हैरान था, और तभी मैं जानता था कि चाचा कुछ ना कुछ झोल कर रहे हैं। अब मैं कहा चाचा तुम रहने ही दो, तुम बहुत कम कीमत दे रहे हो उसका। मैं दुकानदार था, दुकानदार का बेटा था, इतना तो मैं झोल जानता ही था। और तब चाचा कहने लगे कि ठीक है जहाँ मर्जी ले जाओ, इससे ज़्यादा कोई पैसा नहीं देगा। अब मैं कहा चाचा लाओ मुझे दे ही दो, मैं दूसरे सुनार की दुकान पर जाता हूँ। अब वाकई में चाचा अब अपना हाथ खींच लिए, क्या चाहता है? मैंने बोला कि देखो मुझे आइडिया है, आप कम पैसा दे रहे हो। और तब उन्होंने आखिरी बोला कि देख इससे ज़्यादा मैं दूंगा नहीं, अब तेरी मर्जी, तुझे बेचना है तो बेच दे, ले जाना है तो ले जा, इससे ज़्यादा अब इस एरिया में तुझे कोई नहीं देगा। और तब मैं समझ गया कि अब चाचा सही लाइन पर आ गए। अब पैसा मुझे मिल चुका था, और इसके बाद मैं ढाबा पर नॉन वेज पैक कराया। मैं भी खुश था। मैं नॉन वेज कभी खाया नहीं, ना नज़दीक गया, लेकिन उस लड़की की खुशी के कारण मैं सब कुछ कर रहा था। अपने लिए कुछ और व्यंजन लिया, और फिर मैं उसके घर की तरफ चल पड़ा। मैं गया तो मेरी इंतज़ार कर रही थी, क्या हुआ, बिक गया। और तब मैंने सारा पैसा उसके आगे रख दिया, नॉन वेज का पैकेट और अपने लिए कोई सामान लेके आया था खाने का, वो भी रख दिया। लड़की उन पैसों को देख कर के खुश हो गई, और कहने लगी इसमें तुम्हारा काम तो चल जाएगा ना, बाइक तो आ जाएगी ना। मैं बोला एक नहीं 2 बाइक आ जाएगी। और तब वो कहने लगी अरे बढ़िया वाला बाइक लेना ना, जो इस एरिया में किसी के पास में ना हो। चले तो तुम लगे कि हाँ राजा बाबू चल रहे हैं, ऐसा बाइक होना चाहिए। अब उस लड़की की बात सुन कर के अब मैं भी मुस्कुरा रहा था कि लड़की मुझ पर कितनी मेहरबान है, कितना प्यार करती है। आखिरकार हम बहुत खुश थे। पैसा अब लड़की ने दे दिया था। कुछ पैसा रखने के बाद में कहने लगी इससे मेरा पूरा महीने खर्चा निकल जाएगा। मैं कभी कभी
अब ये खाना खाती हूँ। अब मैं एक तरह से अपने बाइक में मस्त था कि कब मैं बाइक खरीदूंगा, कैसे खरीदूंगा, कौन सा मॉडल लूँगा, सब कुछ दिमाग में चल रहा था। पैसा अंटी में। आखिरकार 10 बजे के आसपास मैं फिर अपना चल पड़ा था उस घर से। बहुत खुश था। पैसा संभाल करके अब एक तरह से अपना अब जहाँ सुरक्षित था जगह मैं छिपा दिया था कि जब मौका मिलेगा निकालूंगा और बाइक खरीद करके या तो अपने दोस्तों के घर में रखूंगा या फिर इस घर में, अपना किराए वाले घर में जो लड़की को दे रखा था। आखिरकार अब वो रात हो चुकी थी। मैं अब एक तरह से बाइक का ख्वाब देखता हुआ सो चुका था। बहुत खुश था। घर वालों को जरा भी शक सुबह नहीं हुआ। जब रात को सोया ना, और जब मुझे सपने आने शुरू हो गए, सपने में उसी लड़की को देख रहा हूँ। वो लड़की और हम एक बिस्तर पर लेटे हुए हैं। लड़की मुझसे प्यार कर रही है। कह रही है कि देखो सुशील, मैं तुम्हें कितना प्यार करती हूँ। क्या तुम अब मेरे लिए अब क्या कर सकते हो? तुम मुझसे कितना प्यार करते हो? मैं कहने लगा कि देखो, मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। जो आपके दिल में है आप बताओ, मैं करने के लिए तैयार हूँ। तब लड़की मुस्कुराते हुए कहने लगी कि चलो आज मान लेते हैं सुशील। अब हम दोनों अब एक ऊंचाई पर पहुँचते हैं। और जब ऊंचाई पर खड़ा होकर के नीचे देखता हूँ ना, तो नीचे तो गहरा गहरा कुआं जैसे दिखाई दे रहा, जैसे कोई अब घाटी हो। अब मैं उस जगह पर नीचे देख करके डर जाता हूँ। लड़की मुस्कुरा के मेरी तरफ देखती रहती है। कहती है कि अब आजमाने का वक्त आ गया है। अब बोलो, मेरे लिए तुम इतना कर सकते हो? मैं उस घाटी को देख रहा था, कुएं जैसी गहरी घाटी। अब मैं उसके मन के अब समझ गया था कि ये मुझसे क्या करवाना चाहती है। मैं कहने लगा नहीं नहीं, ये मैं काम नहीं करने वाला। मैं यहाँ से कूदूंगा तो मेरा आता पता भी नहीं चलेगा, मेरी हड्डी पसली भी नहीं मिलेगी। ये तो काफ़ी गहरा है, मैं कूदूंगा नहीं। तब वो लड़की एकदम बदल जाती है, गुस्सा होने लगती है, उसकी आंखें एकदम लाल लाल हो जाती है और वो मुझ पर नाराज होकर के मुझे नोचने खसोटने लगती है। कहती है सुशील, तुम मुझसे झूठा प्यार करते हो ना, तुम मुझे प्यार का वादा करते हो और तुम मुझसे झूठ बोलते हो। देखो, मैं तुम्हारी सच्चाई जान गई ना कि मेरे दिल में तुम्हारे प्रति एक तरह से जो भी करना था वो बता रही थी कि तुम कितना मोहब्बत करते हो मेरे। मैं समझ चुकी हूँ। अचानक उसका रूप बदलने लगा। वो सुंदर लड़की देखते ही देखते एक भयानक रूप में आ चुकी थी। जब उसका रूप देखता हूँ ना, मैं तो एकदम डर जाता हूँ, भागने की कोशिश करता हूँ लेकिन भाग नहीं पाता। तभी वो लड़की उस ऊंचाई से मुझे धक्का देती है और मैं एक तरह से कहूँ ना कि सांसें रुक जाती है। मैं जमीन पर गिरता जा रहा हूँ, जमीन पर गिरता जा रहा हूँ। अचानक मेरी सांस रुक जाती है और मैं जाग जाता हूँ। मैं जागता हूँ ना तो देखता हूँ कि अरे मैं अपने बिस्तर पर पड़ा हुआ हूँ और अभी भी मेरी सांस तेज तेज चल रही है। सारा शरीर पसीने से नहाया हुआ है। अब मुझे लग रहा है कि मेरे कमरे में कोई है। मैं उसका एक झलक देखा हूँ और जैसे ही मैं अब एक तरह से लाइट जलाता हूँ ना, तब वहाँ कोई था ही नहीं। सही मायने में अब उस रात में इतना डर चुका था, जैसे वो भयानक सपना देखा था ना, मैं अब एक तरह से सो नहीं पाया। उसी सपना के याद करने लगा कि ऐसा कैसा सपना, ऐसा सपना तो मैंने आज तक देखा नहीं था, इतना भयानक सपना। अब वो जिस लड़की से मैं प्रेम करता था, वो लड़की मेरे साथ में ऐसा क्यों करेगी? मैं मतलब समझने की कोशिश कर रहा था लेकिन समझ नहीं पा रहा था। और आखिरकार मैं सोचा कि चलो कल जब रात के जाऊंगा ना, तब उस लड़की से पूछूंगा कि तुम मेरे सपने में आई थी और तूने मेरे साथ में ऐसा ऐसा किया, देखते हैं क्या लड़की कहती है। अभी तो मैं बाइक ले ही नहीं पाया था। अभी मैं देख रहा था मौका, घर का जरा परिवार की स्थिति। फिर मैं अब बाइक के लिए कुछ करना था। अभी मैं किसी से बोला नहीं था अपने दोस्तों से कि मेरे पास में इतना पैसा आ चुका है। उस पैसे को छिपा करके रखा हुआ था कि जब उचित समय आएगा तब मैं ये कदम उठाऊंगा। शाम के टाइम खेलकूद करने के बाद अब फिर मैं अपने उस घर में पहुंच गया। दरवाज़ा खटखटाया, लड़की ने दरवाज़ा खोल दिया। वो भी खुश थी लेकिन मेरे चेहरे पर आज वो रौनक नहीं थी।
जैसे ही वो मेरा चेहरा पढ़ा तो कहने लगी, सुशील बात क्या है, आज तुम्हारे चेहरे पर वो रौनक नज़र नहीं आ रही। तब मैं बोला कि चलो अंदर बात करते हैं। जब मैं अंदर गया तब वो बिठाई मुझे प्रेम से। कहने लगी, हाँ अब बताओ। मैं रात वाला सपना उसके सामने रख दिया। कहने लगा कि देखो, अब उस रात में मेरे सपने में तुम ही आई थी, मुझे अब प्रेम का परीक्षा ले रही थी, मुझे आप ऊंचाई पर लेके गई। इसके बाद आपका भयानक रूप मुझे नज़र आ गया। इतनी भयानक रूप आप कैसे हो सकती हैं। इसके बाद आपने मुझे ऊंचाई से धक्का दे दिया था। मैं तो खाई में गिरता ही चला गया। तभी मेरी आँख खुल गई। वो सपना देख कर के लड़की जो मैंने बताया वो एकदम खामोश हो गई, मेरी तरफ घूर के देख रही थी। अब इसके बाद में मैं पूछने लगा कि आप कुछ बता क्यों नहीं रही हो, इसका मतलब क्या है। मैं ऐसा कभी आज तक भयानक सपना देखा नहीं है। तब वो लड़की कहने लगी कि मैं क्या बताऊं इसके बारे में, आपका सपना है, आप ही समझो। मैं आपके सपने में कैसे आ सकती हूँ। मैं अब एक तरह से उस लड़की को समझाने लगा कि देखो, जो ज़्यादा मोहब्बत करता है, प्रेम करता है, तभी वो सपने में आता है। मेरे यार दोस्त भी आते हैं, लेकिन आज तक उन्होंने सपने में मेरे साथ कोई ऐसी हरकत नहीं की जैसा आपने किया है। एक तरह से मैं उस पर दोषारोपण कर रहा था, अब उसको बता रहा था कि ऐसा क्यों हुआ। अचानक वो लड़की थी ना, अब उठ गई, जो मेरे बगल में बैठी हुई थी। फिर अब दरवाजे की तरफ गई, दरवाजे से लौट के आई। फिर कमरे के अंदर घूमती रही। मैं उसको बोल रहा था कि तुम बेचैन क्यों हो गई, अरे आओ बैठो ना, इसका मतलब मुझे समझाने की कोशिश करो, आखिर इसका मतलब क्या हो सकता है। तब वो लड़की आकर मेरे पास में खड़ा हो गई। कहने लगी, उस टाइम रात का करीब 10 बज रहा था। मैं अब जाने वाला था घर पर। जब वो मेरे सामने आके खड़ी हो गई, तब कहने लगी, उस लड़की का शक्ल क्या ऐसा था जो आपके सपने में आई थी। हूबहू एकदम डीटो जो उस रूप में मुझे नजर आई थी, और वही तो सामने खड़ी थी। लड़की कहने लगी कि आओ मेरे साथ में खड़े तो हो, मैं भी देखना चाहती हूँ उस सपने का महत्व। मैं ना चाहते हुए भी अब खड़ा हो गया। लड़की मेरा हाथ पकड़ लिया, और जैसे ही हाथ पकड़ा ना, जैसे मैं उसी सपने में आ चुका हूँ। वही जगह, वही सब कुछ, वही रात का टाइम, हर तरफ अंधेरा अंधेरा, जैसे मैं उस कमरे में हूँ ही नहीं। वहाँ तो दुधिया रोशनी जलती थी, ट्यूबलाइट मैंने अच्छी लगवा रखी थी, अच्छे वाट वाली, लेकिन वो जगह पूरा अंधेरे से भरा हुआ था। जिधर देखो उधर ही अंधेरा। हम शायद किसी पहाड़ के चोटी पर खड़े थे, और वो लड़की उसी रूप में, बाल बिखरे हुए, सब कुछ वैसे ही। अब फिर मेरा हाथ पकड़े हुए कह रही है कि देखो, मैं तुमसे सही बोल रही थी, क्या तुम मेरे लिए इतना छोटा सा काम कर सकते हो। मैं तो तुम्हारे लिए जो तुम्हारी ख्वाहिश थी मैं पूरी कर दी। अब मैं उससे पूछने लगा कि मुझे क्या करना है तुम्हारे अब अपना प्यार को आजमाने के लिए। तब वो रात को सपने वाली बात कहने लगी कि अरे कूदो ना, मैं देखना चाहती हूँ। मैं बोला, मैं यहाँ से कूदूं, मेरी तो हड्डी पसली नजर आएगी। तब वो कहने लगी, अरे तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना तुम्हारे साथ में, तुम कूदो, मैं तुम्हें कूद कर देखना चाहती हूँ तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। आखिरकार वो लड़की मुझ पर दबाव देने लगी। मैं तो एकदम डर चुका था। मैं भाग रहा था, तभी अचानक उसका वही वाला रूप जो सपनों में देखा था, और वही रूप वो मुझे अब दिखाई पड़ा। बड़ा ही भयानक रूप था, और वो रूप देखते ही मुझे समझ में आ गया कि अरे ये इंसान तो हो ही नहीं सकती, ये तो कोई प्रेत है, प्रेतनी है, कोई चुड़ैल है। अब मैं चिल्लाने लगा था, जोर जोर से बचाओ बचाओ, मैं भागने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन भागू कहाँ, मैं पहाड़ की चोटी पर हूँ, इधर उधर भागता हूँ तो मैं अब खाई में कहीं और गिर सकता हूँ। अचानक दरवाजे पर जैसे कोई आ चुका था, दरवाज़ा दस्तक दे रहा था, और उसी वक्त मेरे कानों में वो धड़ाम धड़ाम की आवाज़ सुनाई दे रही थी। अचानक सब कुछ जैसे सपना खत्म हो गया हो। अब मैं अपने आप को उसी घर में पा रहा हूँ,
उसी चारपाई के पास में दरवाजे पर अभी भी दस्तक हो रहा है, अभी भी दस्तक हो रहा है। आज जब मैं देख रहा हूं कि वो लड़की कहाँ गई, लड़की है ही नहीं। इधर उधर देख रहा हूं, दरवाजे पर दस्तक लगातार चल रही है। मैं भागता हूं और जाके दरवाजे पर अब कुंडी खोलता हूं। जब बाहर निकलता हूं तो एक परिवार खड़ा है। मैं उन परिवार को देखता हूं, अब मैं और डर जाता हूं। भागते हुए बाहर निकलता हूं। वो परिवार अब एक तरह से आश्चर्य में पड़ जाता है। कहता है, अरे रुको रुको भैया रुको, ये घर किराए का है ना, हमें डीलर ने भेजा है। क्या आप ये घर आप दे सकते हो किराए पर? क्या अंदर से मैं देख सकता हूँ? मैं इतना डरा हुआ था कि मैं उनके पास रुका तक नहीं, दौड़ते दौड़ते अपने घर की तरफ निकल चुका था। माँ के गोद में आ करके रोने लगा। माँ कहने लगी, अरे क्या हुआ सुशील तेरे को? क्या किसी ने तेरे को बोला? पापा बोले? पापा तो नहीं बोलेंगे, पापा तो सोए हुए हैं, काफ़ी देर हो चुका है। ये सब क्या हो रहा है? मुझे समझ में नहीं आ रहा था। आखिरकार जब माँ अब एक तरह से मुझे दिलासा देने लगी कि शांत हो जा, तब मैंने वो सब बातें बताने लगा। माँ मेरी बात सुनकर हैरत में आ चुकी। कहने लगी, सुशील वो रुपया सब कहाँ है? मैंने बोला, माँ छिपा के रखा हूँ, चल कमरे में। जब मैं वहाँ जाता हूँ जिस जगह पर रुपया छिपा के रखा हुआ था, वो रुपया वहाँ था ही नहीं, सब कुछ गायब हो चुका था। सही में डरने वाला पल सब कुछ सामने आ रहा था। माँ कहने लगी कि तू किसी अपशक्ति के चक्कर में आ गया है, कोई चुड़ैल का चक्कर में आ गया है, लेकिन तू डर मत, अब तो अपने घर में आ गया ना, यहाँ पर वो तेरी पीछा नहीं कर पाएगी। अब मैं जाती हूँ तेरे बापू के पास में बताती हूँ। तब मैं कहने लगा, बापू बहुत पिटाई करेंगे। लेकिन माँ रुकी नहीं, कहने लगी तू बस यहीं बैठा रहा, मैं जाके बात करती हूँ। बापू को जगा करके सब कुछ मेरे माँ ने बताया। तब बापू अब एक तरह से आँख मलता हुआ मेरे पास में आए। इसके बाद भैया को आवाज़ दी, आजा छोटे आजा। छोटे छोटे उसको बुलाते थे क्योंकि एक बहन मेरी बड़ी थी। भैया भी आ चुके थे। अब फिर मेरी माँ ने सबको बताया। बापू और मैं और मेरे भैया तीनों सामने बैठे हुए थे। ये पहली बार हो रहा था जो मुझे कोई डांट नहीं रहा था, सब मेरी तरफ देख रहे थे। मेरे बापू कहने लगे, सुशील क्या ये जो बात तेरी मम्मी बता रही है ये सब सही है? मैंने कहने लगा, हाँ बापू बिल्कुल सही है, अगर आपका विश्वास नहीं है तो उस घर पे चलिए। आखिरकार बापू, भैया, परिवार के और भी कुछ लोग थे जो तैयार हो गए और उसी रात को अब टॉर्च वगैरह लेकर के हम चल पड़े। मैं तो बहुत डर रहा था, मैं तो जाने को मना कर रहा था, लेकिन भैया कहते अरे मैं हूं ना। अब बापू कह रहे थे कि देख जब तक मैं तेरे साथ हूं ना, आसपास में चुड़ैल भूत कोई नहीं फटक सकता है। मैं सेवक हूं, मैं भोले बाबा का भक्त हूं, मैं भोले बाबा का पूजा करता हूं। आप एक तरह से कहूँ ना, मेरे आसपास में भूत प्रेत नहीं आता है, तू डर मत, तू भी निश्चित रहा। आखिरकार अब जब हम घर में गए, दरवाज़ा खुला ही था। वो जो मकान लेने आए थे शायद वो भी चले गए थे। अब इतना देर कौन रुकता है? आखिरकार किसी की जल्दी हिम्मत नहीं हो रही थी उस घर में जाने की। आखिरकार मेरे भैया ही तैयार हुए, टॉर्च लेकर के अब पहले घर में गए। जब उन्होंने आवाज़ दिया कि आ जाओ, सब कुछ ठीक है, यहाँ कोई नहीं है। जब उस जगह पर गए जिस कमरे में लड़की रहती थी, ना तो वहाँ कोई किताब था, ना उस लड़की के कपड़े थे, ना उसका कोई सामान था। जो भी पुराना फर्नीचर वगैरह सब कुछ पड़ा हुआ था अब हमारा ही था। उस लड़की का नामो निशान तक नहीं था। आखिरकार वो लड़की कौन थी? मेरे पिता ने लास्ट में बताया कि देख बेटा, तू मान या ना मान, वो एक प्रेत आत्मा थी और तुझ पर उसका निशाना था। जहाँ तू खेल कूद करता है ना, तेरे को कितनी बार समझा दिया हूँ कि देख उसी के बगल में कब्रिस्तान भी है, शमशान भी है, वहाँ बच्चों का कब्रिस्तान भी है। अब देख वो जो जगह है ना, दिन में चलो ठीक है खेल कूद कर लो, लेकिन तू लोग रात तक वहाँ पर बैठा रहता था, बातचीत करता है, मस्ती करता है। और वो जो प्रेत आत्मा थी तो उस पर निगाहें थी। वो अब तेरा घर खाली था, अब एक तरह से वो जान भी चुकी थी कि घर तू लोग किराए पर देना चाहता है, और वो बहाना करके आ गई थी, तुझे पाना चाहती थी। आखिरकार तुझे पा भी लिया। अब तो भोले बाबा को अब तू धन्यवाद दे
कि तुझे भोले बाबा ने जीवन बख्श दिया। उस लड़की का इरादा तेरा अब एक तरह से मौत देने का था। तेरी आत्मा अंदर से निकाल लेती और तुझे अपने साथ में लेकर रखती। आखिरकार वो तुझे प्यार करती थी, इतनी आसानी से वो छोड़ने वाली नहीं थी। लेकिन सब कुछ भोले बाबा की वजह से सब कुछ ठीक हो गया। अब चिंता करने की बात नहीं है, अब तू डर मत। उस वक्त मैं अपने भैया का प्यार देखा, अपने पापा को प्यार देखा, जो दोनों लोग मुझे डांटते रहते थे, हर बात पर घुड़की देते रहते थे, लेकिन कितना वो लोग मुझसे प्यार करते थे। उस टाइम मुझे महसूस हुआ अपने प्यार और उनका अपनापन, सब कुछ मुझे समझ में आ गया कि जो है मेरा परिवार ही है। मैं तो फालतू फंड का इधर उधर भटकता रहता हूँ और वो मुझे शिक्षा मिल चुका था। आखिरकार वो घर बिका, लेकिन 1 साल के बाद में। हाँ, उसमें एक किराएदार भी आकर रुके, 1 साल तक रहे और इसके बाद वो घर सही कीमत पर बिका था। लेकिन उसके बाद मैं उस घर में कभी नहीं गया और ना मेरे पिता भेजना चाहते थे। किराए लेने के लिए मेरे बड़े भैया जाते थे और कभी कभी जो किराए पर रहता था वो हमारे दुकान पे आके दे जाता था। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। ये कहानी घटना आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, अगर आपके पास भी इस तरह का कोई घटना है जो आप मुझे बताना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कीजिएगा। दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने नहीं किया है तो, और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। अब फिर दोस्तों, हम कल की रात मिलते हैं एक नई कहानी, एक नई घटना के साथ में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।